सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को हम लोग कर रहे थे। कल हम कुछ कुछ रिवाइज कर दिए थे, पढ़ लिए थे। उनमें से कुछ चीजें मैं रिवाइज कर देता हूँ, बहुत जल्दी रिवाइज कर देता हूँ। जैसे पहला आपका पॉइंटर ये है कि कितने प्रावधान होंगे। प्रावधान कितने हैं? तो प्रावधान मैंने बताया था कितने, 6 अध्याय हैं। इसको कहते हैं चैप्टर्स, यानी कहते हैं अध्याय। ठीक है। और क्या बताया था मैंने? धाराएं कितने? 31 धाराएं। और 2 अनुसूचियां, यानी जिसको कहते हैं शेड्यूल, अनुसूचियां। और ये है सेक्शन। इससे एक प्रश्न आएगा ये कि सूचना के अधिकार अधिनियम में कुल कितने प्रावधान हैं, या कुल कितनी धाराएं हैं, या कुल कितने अध्याय हैं, या कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये है। ठीक है। अब दूसरा जो प्रश्न आ सकता है वो है क्या? इसकी दिनांक से, यानी ये लागू कब हुआ, ये कब से कब प्रकाशित हुआ, राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ, या कब से लागू हुआ। सबसे पहले तो ये कैसा अधिनियम है ये भी समझ लीजिए। ये है केंद्र का केंद्र का अधिनियम है। ये केंद्र का अधिनियम, इसको बनाने वाला कौन है? केंद्र का अधिनियम है। तो अधिनियम जो है केंद्र का है, लेकिन किसमें बनाया गया है? ये किस समवर्ती सूची का विषय है? किसका विषय है? समवर्ती, यानी लिस्ट 3 में आता है। यानी इसमें राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है, जैसा कि हुआ है। छत्तीसगढ़ ने भी इसी के एवज में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के एवज में अपने लिए भी एक कानून बनाया है। इसी नाम से है, सिर्फ सामने छत्तीसगढ़ ही जोड़ देना है, बिल्कुल एज इट इज प्रावधान है। फिर आ जाता था तीसरा आपका पॉइंट। तीसरा क्या है इसमें? इसकी ये कब से लागू होता है। तो सबसे 3 महत्वपूर्ण इसकी डेट है, उसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला है राष्ट्र दिनांक, महत्वपूर्ण दिनांक, जिसको कहते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला डेट है आपका क्या? पहला डेट है आपका कब ये आपका अनुमति कब प्राप्त होगी। अनुमति का मतलब होता है, इसका अंग्रेजी में बोलते हैं एसेंट, हिंदी में कहते हैं अनुमति। किसकी अनुमति? राष्ट्रपति की अनुमति। राष्ट्रपति अनुमोदन करता है ना, जब एसेंट देता है किसी बिल को, क्या बनाता है वो? जब वो अधिनियम बनाता है तो उसमें साइन करता है। तो वो कौन सी दिनांक है ये देखने, ये है 15 जून 2005। 15 जून 2005। 15 जून 2005 वो तिथि है जिसमें राष्ट्रपति ने इस अधिनियम के लिए अनुमति प्रदान की थी। ठीक है, ये पहली दिनांक हुई। दूसरी दिनांक बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आएगा। इससे प्रश्न आता ही है कि यह अधिनियम कब से लागू होता है। कब से लागू होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, और कहते हैं लागू होना। कहां पे लागू होना? पूरे भारतवर्ष में लागू होना। कब से है? तो वो याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 2005। बहुत महत्वपूर्ण है ये। 12 अक्टूबर 2005 को ये क्या होता है? पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। ये क्लियर है? इससे क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा आपसे कि कब से ये अधिनियम लागू होता है। ठीक है। एक और डेट है प्रकाशन की। राजपत्र में कब प्रकाशित किया जाएगा, यानी प्रकाशन कहा? राजपत्र में, ऑफिशियल गेजेट में कब प्रकाशन होगा? तो 21 जून 21 जून 2005 को ये क्या हुआ? राजपत्र में प्रकाशित हुआ। 3 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तिथि है 12 अक्टूबर 2005, जिस दिनांक से ये पूरे भारतवर्ष में लागू होता है।
और ये प्रश्न आपसे यहीं से पूछा जाए। ठीक है जी, क्लियर है? तो अगला स्टेप करते हैं, क्लियर है? अब हमें कुछ कुछ सेक्शन वाइज इसी तरीके से याद रखिएगा, ये इससे पूरे प्रश्न आपसे इससे इसी से पूछे जाएंगे। ये जो आपने देखा इसमें से 3 प्रश्न पूछते जाएंगे एमसीक्यू में, तो वो इसी का आप इसको नोट्स वाइज सिंगल लाइनर तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद मैंने कल कहा था कि उद्देश्य बताना है, तो उद्देश्य कल हमने किया था। उद्देश्य, कुछ उद्देश्य मैंने बता दिए थे, बाकी का जो बचा हुआ उद्देश्य है वो आज बता देता हूं। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं उद्देश्य, किसका? अधिनियम का उद्देश्य। क्या बताया था कल? मैंने बताया था आपका 2 इंपॉर्टेंट पास्ट, ट्रांसपरेंसी, जिसे कि ट्रांसपरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अंग्रेजी में, हिंदी में क्या करते हैं आप इसको? पारदर्शिता, पारदर्शिता और या एवं जवाबदेही। जवाबदेही मतलब क्या होता है? जवाबदेही मतलब क्या होता है? जवाबदेही का मैंने पहले बता दिया था कि कौन है ये दोनों चीजों में, किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है राज्य के पब्लिक अथॉरिटी, जिसे कहते हैं प्राधिकारी, राज्य के प्राधिकारी से, ठीक है, राज्य से, राज्य के पब्लिक अथॉरिटी से जवाबदेही होना। समझ में आया कि नहीं आया? ये 2 चीजें हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही। ये पहला आपको कल बताया था मैंने, किसकी निश्चित कर रहा है? ये राज्य के पब्लिक अथॉरिटी, लोक प्राधिकारी की। लोक प्राधिकारी कौन होते हैं? बिल्कुल वही होते हैं जो कि अनुच्छेद 12 में बताए हैं। अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में बताए गए हैं कि कौन कौन जो है लोक प्राधिकारी होंगे, जिसमें आपका क्या है, राज्य की परिभाषा पढ़ी है आपने अनुच्छेद 12 में, वो पूरे के पूरे इसमें मेंशन हो जाएंगे। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी हाँ या ना, कोई कमेंट तो करे, कोई समझाएं। जी सर, ओके। अब देखिए दूसरा इसका उद्देश्य क्या है, जो मैंने कल बताया था, सूचना का अधिकार जो होता है, यानी सूचना, जो सूचना का जनसाधारण, जनसाधारण, सूचना को जनसाधारण तक पहुंचाना, पहुंचाना बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं उन तक प्रदान करना या प्रदान करना। ठीक है, जनसाधारण तक पहुंच या पहुंचाना। ठीक है, पहुंचाना, यानी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यानी कोई नागरिक है, वो क्या चाह रहा है, किसी चीज की सूचना प्राप्त करना चाह रहा है, किससे? किसी लोक प्राधिकारी से, तो वो इसको सुनिश्चित करता है ये अधिनियम, ये धारा 3 में बताया गया है। ठीक है, इसको मैं आगे और पढ़ाऊंगा। ये क्लियर हुआ? ये दूसरा है। फिर तीसरा मैंने क्या बताया था आपका? तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, क्या? केंद्र सूचना आयोग, इसको याद रखिएगा, केंद्र एवं राज्य सूचना आयोग की स्थापना करना। केंद्र एवं राज्य सूचना आयोग की स्थापना करना, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई, ये भी समझ लीजिए। मैं आपको हर चीज ये बता रहा हूं, ये अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको याद रखिएगा कि इस अधिनियम का निम्नलिखित उद्देश्य है। क्या है? पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सूचना के अधिकार,
सूचना को जनसाधारण यानी यहाँ पे पब्लिक की बात कर रहे हैं, तक पहुंचाना, किसी भी सूचना को, कौन सी सूचना को, जिस सूचना को प्राप्त करने का अधिकार रखता है वो सूचना। ठीक है। फिर तीसरा, केंद्र और एवं राज्य सूचना आयोग की स्थापना करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण है। अब इससे संबंधित कुछ भी हो वो आपका पूरा इसका उद्देश्य होगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? इससे संबंधित मामले कोई भी हो उनसे, ठीक है। यस, ठीक, चलिए फिर ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं किसके? इस अधिनियम के। अब आ जाए, हम आगे पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बात करना है हमको। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट धारा एक से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी है, जिससे एमसीक्यू पूछ सकता है, यानी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो यह है, इस अधिनियम का नाम क्या है? तो आपको पता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इस अधिनियम का विस्तार कहां पे है? इस चीज को ध्यान में रखिएगा। विस्तार, विस्तार का मतलब होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, अब ये एक्सटेंशन जो होता है वो क्या होता है? टेरिटोरियल, क्षेत्रीय होता है। टेरिटोरियल, टेरिटोरियल का मतलब होता है क्षेत्रीय, यानी पूरे भारत में कहां कहां पे सूचना का अधिकार लागू किया जा सकता है, कहां कहां के? तो बोलता है भाई पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में। ये कब हुआ? 2019 में। इससे पहले सूचना का अधिकार जो अधिनियम था वो जम्मू कश्मीर स्टेट को छोड़कर बाकी सारी जगह पर एप्लीकेबल होता था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू हुआ करता था। इसलिए क्या हुआ, वहां पे लागू नहीं होता था, वहां पे ये लागू नहीं होता था। तो फिर आगे चल के बात क्या हुई भाई, वहां पे लागू नहीं होता है, पूरे भारतवर्ष में ये लागू हुआ। कब? तो जब 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू एंड कश्मीर का के ऊपर जो 370 लगाया गया था उसको हटाया गया, तब 31/10/11 लिखा है मैंने, ये 10 है, अक्टूबर की बात है, ये 10 एक ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करके उनका स्टेटस छीना गया। उससे क्या हुआ, जितने भी उसके बाद तो उसका स्टेटस छीन लिया गया, क्या बोलते हैं, 370 लगा दिया गया, उसका स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा छीन लिया गया। फिर उसको आपने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो एक अधिनियम बनाया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन पुनर्गठन अधिनियम 2019 बनाया। 2019 में जो बनाया उसी के तहत क्या किया कि जितने भी केंद्र के कानून थे जो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होते थे, अब वो जम्मू एंड कश्मीर राज्य में वो लागू होंगे, ये कह दिया गया। यही चीज हुई आरटीआई एक्ट के साथ भी। तो ये कौन से संशोधन के द्वारा हो रहा है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसको कौन से संशोधन के द्वारा किया गया है? इसको संशोधन के द्वारा किया गया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, यहां इसके द्वारा किया गया। तो ये आपका प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि इस अधिनियम का विस्तार कहां है, तो आपको लिखना है संपूर्ण भारत में है। ठीक है, दो ही तरीके के प्रश्न बनेंगे इससे। एक ये प्रश्न बनेगा कि इसका संपूर्ण विस्तार कहां पे है, तो संपूर्ण भारत में है। दूसरा, 2019 के पहले इसका संपूर्ण विस्तार कहां था। वैसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हालांकि पूछेगा ये कि कहां है अभी इसका विस्तार, तो आपको लिखना है संपूर्ण भारत। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसका क्या आएगा कि ये लागू कब से होता है। दूसरा प्रश्न क्या होगा, लागू कब से होता है। इसका जवाब देती है धारा 1(2) है उपधारा 2, धारा 1 की उपधारा 2 जवाब देती है, और ये कहती है
कि भाई इसको 2 तिथियों में लागू किया जाएगा। सबसे पहले क्या किया जाएगा, कुछ ऐसे प्रावधान होंगे जो तुरंत ही लागू हो जाएंगे। तुरंत लागू हो जाएंगे उसका मतलब क्या होता है, तुरंत लागू हो जाएंगे यानी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो तुरंत लागू हो गए। जिस दिन को राष्ट्रपति की अनुमति इस अधिनियम को प्राप्त हुई, उसी दिन से कुछ प्रावधान लागू हो गए आरटीआई के, सूचना के अधिकार के। वैसे कितने प्रावधान थे वो ध्यान में रखिए। वैसे कितने प्रावधान थे, धारा 4, धारा 5, ये एस लिख रहा हूं, इसके कहते हैं सेक्शन, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। एस करके मैं स्लैश मार रहा हूं, उसका मतलब होता है धारा। मैं अंग्रेजी में या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देते हैं सेक्शन, तो इसको सेक्शन यानी धारा ही समझिएगा। ये लिखा है S4 यानी सेक्शन 4, S5 यानी सेक्शन 5, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा अभी 12 से लेकर 15 और आपका 16 से लेकर आपका ये 16, फिर उसके बाद 28, इतने प्रावधान जो है वो लागू हो गए। 15 कब लागू हुए, ये पूरे का पूरा अधिनियम के ये प्रावधान लागू होते हैं कब, जब अनुमति प्राप्त हुई। अनुमति कब प्राप्त हुई, 15 जून 2005 को जब अनुमति प्राप्त हुई, तो एज इट इज इतने प्रावधान, और ये सारे प्रावधान किससे संबंधित है, ये सारे प्रावधान है संबंधित लोक प्राधिकारी। ये 4 और 5 लोक प्राधिकारी के बारे में बात करता है, सहायक लोक प्राधिकारी के बारे में बात करता है। 12 से लेकर 15 केंद्र सूचना आयोग के बारे में बात करता है। 16 भी केंद्र सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग के बारे में बात करता है। 28 बोलता है कुछ संस्थान होंगे जिनके ऊपर केंद्र सूचना क्या बोलते हैं आपका जो ये अधिनियम लागू नहीं होगा। तो ये प्रावधान एज इट इज लागू हो जाएंगे कब, 15 जून 2005 को। लेकिन बाकी के सारे प्रावधान इस अधिनियम के, यानी बाकी की धाराएं 31 धाराएं ना टोटल, तो इसमें से जितनी धाराएं बाकी माइनस कर दो उससे वो कब लागू होंगी, तो 120 के पश्चात, 120 दिन के पश्चात, जिसकी तिथि क्या है 12 अक्टूबर 2005। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि यह अधिनियम कब से लागू होता है, तो आपको ये वाली तिथि लिखनी है, ना कि ये वाली तिथि। जब तक कि एक्सप्रेस तौर पे यानी लिखे हुए तौर पे ये पूछा ना जाए इस पोर्शन के बारे में, तो आपको उसका उल्लेख नहीं करना है। इसका उत्तर यही होगा, लागू कब से हो रहा है, तो लागू होता है इस दिनांक से। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? हाँ या ना? यस सर, पॉइंट। ये हो गया आपका, 2 प्रश्न इससे आएंगे जो कि धारा 1 से मैंने बता दिया, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आपका। फिर उसके बाद बात करते हैं कि भाई ये लागू तो हो गया, ये अधिनियम तो लागू हो गया, ठीक है। अब इस अधिनियम जो है, इस अधिनियम के चलते एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की गई, वो क्या है, वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इस अधिनियम ने किस अधिनियम को हटा के लागू हुआ, तो उसका उत्तर देती है धारा 31, जिसमें यह बताया गया कि भाई इससे पहले जो अधिनियम का नाम था, उस अधिनियम का नाम था, जो बन के तैयार हो गया था लेकिन लागू नहीं हुआ था, उसका नाम था आपका फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। क्या नाम था उसका, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। ये 2002 को निश्चित करता है। ये अधिनियम जो है, यानी ये अधिनियम इस अधिनियम को हटाकर आया है, निश्चित कर आया है, ठीक है, यही बताया गया है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, किस अधिनियम को निश्चित करने के पश्चात सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होता है, तो कौन सा अधिनियम है वो, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, ठीक है। क्लियर है जी, हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर है, ऐसा मुझे लग रहा है, आप लोग को एकदम स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ
ऐसे प्रश्नों की जो कि बहुत स्पष्ट और साफ तौर पे आपसे पूछे जाएंगे। जनरली आपसे धारा भी पूछी जा सकती है क्योंकि अधिनियम ऐसा है, तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सूचना का अधिकार कहां परिभाषित है। सूचना का अधिकार से क्या समझते हैं? सूचना का अधिकार, इस शब्द को कहां बताया गया है, कहां समझाया गया है, या इसकी परिभाषा कहां दी गई है? सूचना का अधिकार की परिभाषा कहां दी गई है? तो इसकी परिभाषा दी गई है धारा 2 में दी गई है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। धारा 2 जे, धारा 2 जे में इसको परिभाषित किया गया है। और इसे क्या परिभाषित किया गया है ये समझ लीजिए। सूचना का अधिकार का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, सूचना का अधिकार का अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ यह है कि कोई भी ऐसी सूचना, सबसे पहले बताइए, कोई भी सूचना, कोई भी सूचना चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो दस्तावेज में हो, चाहे वो ईमेल में हो, चाहे वो पेन ड्राइव में हो, यानी चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, चाहे वो प्रिंट फॉर्म में हो, वो कोई भी सूचना जो किसके पास है, किसके पास है? पब्लिक अथॉरिटी, जिसे कहते हैं लोक प्राधिकारी। लोक प्राधिकारी का मतलब होता है जैसे लोक सेवक हो गए, यानी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले, राज्य यानी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले। समझ में आया कि नहीं आया? इसको ऐसे ही याद रखना, लोक प्राधिकारी का मतलब वो प्राधिकारी जो अनुच्छेद 12, संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जिनको राज्य घोषित किया गया है, उनके बारे में बात कर रहा है ये। उन्होंने जो जो सूचना धारण की है या उनके पास है, धारण मतलब उनके पास है, ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से हो, उस सारे चीज को आप क्या कहेंगे? सूचना का अधिकार कहेंगे। और उसे मांग सकेंगे, उसे प्राप्त करने के लिए निवेदन कर सकेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया ये? अगर सीधे शब्दों में पूछा जाए आपसे कि सूचना का अधिकार क्या है, तो उसको कहां परिभाषित किया गया है? उसे परिभाषित किया गया है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सूचना का अधिकार कहां परिभाषित किया गया है, तो याद रखिएगा, अंग्रेजी में याद करना बड़ा आसान है। सेक्शन 2J, 2 जो है वो क्या है आपका? धारा, और ये है खंड, उसका खंड जे, अंग्रेजी का जे, ठीक है, याद रखिएगा अंग्रेजी का जे। कितना स्पष्ट हुआ? इसका अर्थ यह है कि कोई भी ऐसी सूचना, कोई भी ऐसी सूचना जो किसके नियंत्रण में है, जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है, चाहे वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को नियंत्रण कर रहा हो। समझ में आया कि नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई संस्था है जिसका नाम जो क्या कर रही है, कुछ प्राइवेट निकायों को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को यानी निकायों को नियंत्रित कर रही है, तो इसकी सूचना किससे मांगी जा सकती है? उस लोक प्राधिकारी से मांगी जा सकती है जो इस प्राइवेट निकाय को नियंत्रित कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर हुआ ये? हाँ, हाँ या ना? कुछ रिस्पांस नहीं करते आप लोग। मैं पढ़ाते जा रहा हूं लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं कर रहे हो। हम ठीक चल रहे हैं? आप लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसे ही चले, धारा बताते जा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्रश्न जिस प्रकार से उठ सकते हैं इसमें उसको स्पष्ट करता जा रहा हूं, आपको क्लियर हो रहा है ये? हाँ या ना बताएं? नो बड़ी।
बस फानी। हम्म, ठीक है। तो सूचना का अधिकार हमारा स्पष्ट होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं, हाँ, देविका सिंह जस्ट सेड, हाँ, ठीक, ठीक है। चलिए प्रश्न समझते जाइएगा, हर एक चीज से प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं वही चीज बता रहा हूं जिससे प्रश्न पूछे जा सकेंगे। ठीक है, तो सूचना का अधिकार आप लोगों को स्पष्ट होता है। दूसरा प्रश्न इससे बनेगा क्या, कि सूचना का अधिकार किसे प्राप्त है, किसे 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 प्राप्त है, कौन इसको मांग सकता है, तो केवल और केवल भारत का नागरिक। ये कहां बताया गया है, ये धारा 3 में बताया गया है। कहां बताया गया है, धारा 3 में। सूचना का अधिकार केवल और केवल भारत का नागरिक मांग सकता है और कोई नहीं मांग सकता। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेशी है, भारतीय मूल का नहीं है, भारतीय नागरिक नहीं है, तो वो आरटीआई का यानी आरटीआई दायर नहीं कर सकता। समझ में आया कि नहीं आया, यही चीज स्पष्ट होती है। क्यों है ऐसा, क्यों, क्योंकि धारा 3 जो सूचना का अधिकार कहां से निकला है, 19(1)(a) से निकला है। 19 अनुच्छेद 19(1)(a), ये क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है जी। ठीक है, स्पष्ट हुआ जी। चलिए, ये समझ में आ गया आपको, क्लियर हुआ। दूसरी बात आपको समझनी है कि ये लोक प्राधिकारी कौन है और सक्षम प्राधिकारी कौन है, इसकी परिभाषा समझ लीजिए। लोक प्राधिकारी कौन है और सक्षम प्राधिकारी कौन है। लोक प्राधिकारी की परिभाषा कहां दी गई है, तो लोक प्राधिकारी, देखिए अब मैं दोनों चीजें समझा रहा हूं, इस चीज को समझ लीजिएगा। लोक प्राधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी। लोक प्राधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी, देखिए इसको परिभाषित किया गया है सेक्शन 2H में, धारा 2 खंड H में परिभाषित किया गया है। किसको, लोक प्राधिकारी को। और धारा 2 खंड E में परिभाषित किया गया है सक्षम प्राधिकारी को। ठीक है, तो यह पूछा जा सकता है कि लोक प्राधिकारी कहां परिभाषित है, किस धारा में परिभाषित है, तो 2H में। और सक्षम प्राधिकारी यानी कॉम्पिटेंट सक्षम प्राधिकारी, तो लोक प्राधिकारी कौन है, इसकी सीधी सादी परिभाषा मैंने बता दी है। ये सीधी सीधी कहां मिलता है आपको, अनुच्छेद 12 किसका, भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 12। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा ऐसा निकाय या ऐसी, क्या बोल सकते हैं, आपका निकाय बोल दिया, आपका कोई भी ऐसी संस्था जिसका जिसकी स्थापना संविधान के द्वारा की गई हो या संविधि, किसी संविधि यानी किसी विधि के द्वारा की गई हो, फिर उसमें यह भी समझ लीजिए कि या तो वो से संसद के द्वारा निर्मित किया गया हो, या किसी विधानमंडल के द्वारा निर्मित किया गया हो, या उसे क्या किया जा रहा है, वो किसी न किसी प्रकार से इन सारे केंद्र से या राज्य से क्या कर रहा हो, किसी न किसी प्रकार से उसे वित्तीय सहायता मिल रही हो, वित्तीय सहायता मिल रही हो। ठीक है, वित्तीय सहायता मिल रही हो, या फिर कोई भी ऐसी एनजीओ, कोई भी ऐसी एनजीओ जो किससे फंडेड है, गवर्नमेंट से यानी सरकार के द्वारा उससे वित्तीय सहायता या अनुदान प्राप्त हो रहा हो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लोक प्राधिकारी हो जाएंगे। मैं इसको एकदम स्पष्ट कर चुका हूं कि लोक प्राधिकारी की परिभाषा क्या है, क्लियर है ये। सक्षम प्राधिकारी कौन होगा, फिर सक्षम प्राधिकारी कौन होगा, यानी वो प्राधिकारी
जिससे कि आप सूचना प्राप्त कर पाएंगे, जिसको आप आवेदन दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉलेज है तो उस कॉलेज का सक्षम प्राधिकारी होता है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल या और हेड, जिसको भी वो नोडल ऑफिसर बना दे। अगर डिपार्टमेंट की बात आएगी तो सक्षम प्राधिकारी होगा हेड, अगर कॉलेज की बात आएगी तो सक्षम प्राधिकारी होगा कौन? प्रिंसिपल, प्राचार्य। ठीक है, क्लियर है? यही है कि जो सक्षम प्राधिकारी है उसको आप आवेदन दीजिएगा तो ही आपका आगे कार्रवाई होगी। ठीक है, क्लियर है जी? तो ये दोनों स्पष्ट हो चुका है आपको? हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ूं मैं? हम्म हम्म ठीक है जी। अब बात करते हैं हम लोग केंद्र सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग की, क्योंकि देखिए जितनी आपकी परिभाषाएं हैं वो मैंने लगभग जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है, मुख्य परिभाषाएं, उनको मैंने बता दिया। वैसे तो परिभाषाएं बहुत हैं, जैसे सूचना को कहां परिभाषित किया गया है वो भी एक है। समुचित सरकार को परिभाषित क्या होता है? समुचित सरकार क्या होती है? समुचित सरकार का मतलब होता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जिससे भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ये धारा 2A में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा सूचना क्या होती है, सूचना का अधिकार क्या होता है, ये मैंने बता दिया। सूचना का अधिकार क्या होता है, सूचना क्या होती है वो भी आपको स्पष्ट है। ठीक है, इसके बाद जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, जो परिभाषा है वो है आपका केंद्र सूचना आयोग, यानी बात करते हैं हम मुख्य सूचना आयुक्त की और सूचना आयुक्त की। दो चीजें समझिएगा कि ये क्या चीज कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझिएगा कि ये अधिकार जो मिला है एक नागरिक को धारा 3 के अंतर्गत, ये धारा 3 के अंतर्गत जो आवेदन करेगा वो किसको करेगा? सबसे पहले वो आवेदन करेगा लोक प्राधिकारी को। इसको समझ लिए तो आप समझ जाएंगे कि सूचना का अधिकार कैसे काम करता है। लोक प्राधिकारी कहीं से नियुक्त किए जाते हैं तो उत्तर है नहीं, नियुक्ति नहीं की जाती, अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। किसी भी विभाग में होते हैं तो जो व्यक्ति उसमें काम कर रहा होता है उसी को क्या बना देते हैं, वो सूचना ये बना देते हैं लोक प्राधिकारी, यानी क्या बना देते हैं? इंफॉर्मेशन ऑफिसर बना देते हैं जो सूचना प्रदान करते हैं। तो इनकी जो नियुक्ति होती है या बताया जाता है वो धारा 4 धारा 5 में बताया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, तो जब ये लोक प्राधिकारी की नियुक्ति हो जाती है, मतलब उनको पदस्थ कर दिया जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो सूचना प्रदान करने के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन देता है इनको और इनको जवाब देना पड़ता है आपका। ये मैं आगे बताऊंगा कितने दिन में जवाब देना पड़ता है, 30 दिन में देना रहता है। अगर वो सहायक सूचना अधिकारी है तो उसको 5 दिन का और विशेष समय दिया जाता है। लेकिन ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक प्राधिकारी नागरिक जो है वो किसको आवेदन देगा? लोक प्राधिकारी को। लोक प्राधिकारी कौन होगा? वो धारा 4 और धारा 5 में स्पष्ट रूप से बताया है। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, और ये लोक प्राधिकारी जो है ये इसकी बाध्यता होगी, इसका दायित्व होगा। दायित्व का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि धारा 4 में बताई गई है। धारा 4 में इनका दायित्व है सारे के सारे। तो आपसे पूछा जाएगा कि लोक प्राधिकारी का दायित्व, सूचना प्रदान करने का लोक प्राधिकारी का दायित्व किस धारा में बताया गया, या ये बोलिए कि क्या ये लोक प्राधिकारी को सूचना प्रदान करना अनिवार्य है? तो वो बोला जाएगा हाँ अनिवार्य है। किस धारा में बताया गया है? धारा 4 में। धारा 4 में ये लोक प्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि वो सभी जगह पे सूचना, जितनी भी सरकार की सूचना है जो कि लोगों के कल्याण के लिए है, तो
तो उसको वो अवेलेबल कराएगा, चाहे किसी माध्यम से कराएगा, चाहे तो वेबसाइट पे करवाएगा, चाहे न्यूज़पेपर में छपवाएगा, चाहे वो आपके ऑफिस के बाहर नोटिफाई करवाएगा, ठीक है, अधिसूचना के द्वारा निकालेगा उसे, लेकिन ये उसका कर्तव्य होगा, ये उसका दायित्व होगा, यही धारा 4 कहता है। ठीक है जी। क्लियर है इतना? तो मैं अब सूचना आयुक्त पे आऊं कि मैं पूरी परिभाषा जो है आपको पूरा परिभाषा स्पष्ट रूप से मैं एक लाइन पे समझा दूंगा अभी आपको, किन किन धाराओं से आएगा प्रश्न वो मैं बता देता हूं, पूरी सेक्शन सी बता देता हूं आपको ताकि आपको याद हो जाए। अभी याद करवा देता हूं, एकदम सिंपल याद करना है आपको। सबसे पहले आप याद कर लीजिए धारा 2A जिससे प्रश्न आएगा, उसमें कहा गया है समुचित सरकार। समुचित सरकार, समुचित सरकार कौन होगी? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या तो स्टेट गवर्नमेंट होगी, ये बताया गया है धारा 2A में। समझ में आया? धारा 2A में ये बताया गया है समुचित सरकार। ठीक है, फिर दूसरा परिभाषा बताया गया आपका केंद्र सूचना आयोग। केंद्र सूचना आयोग, केंद्र सूचना आयोग। अब यहां पे देखिए धारा 2B यानी ब, इसमें समझाया गया आपका केंद्र सूचना आयोग। केंद्र सूचना आयोग जिसकी स्थापना धारा 12 से लेकर धारा 15 तक होती है, इसको यहीं पे याद कर लीजिएगा। धारा 2B में बताया गया है कि केंद्र सूचना आयोग को परिभाषित किया गया है, और यह बताया गया है धारा 2B में कि केंद्र सूचना आयोग जो है उसकी स्थापना धारा 12 में की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? तो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। तो यह चीज याद रखिएगा, 12 से 15 तक कहां पे परिभाषित किया गया है? जो 2B में परिभाषित किया गया है। फिर उसके बाद पूछा जाता है आपका, इसी को सहायक करने के लिए आपका 2C में क्या पूछा है? 2C जो है वो बताता है आपका क्या, वो बताती है आपका केंद्र लोक सूचना अधिकारी। केंद्र लोक सूचना अधिकारी, मैंने बताया था ना ऑफिसर। अब ये बताना है, बता रहा हूं आपको ये कहां पे बनते हैं। ये कोई इनकी इनकी नियुक्ति वगैरह नहीं होती जी, इनकी ये बताया गया धारा 5 में। धारा 5 में किसी भी विभाग में जो अधिकारी है, हो सकता है तहसीलदार को बना दिया जाए, हो सकता है पटवारी को बना दिया जाए, हो सकता है किसी प्रोफेसर को किसी कॉलेज का सूचना अधिकारी बना दिया जाए। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका, क्या बना देते हैं उसे? केंद्र सूचना लोक सूचना अधिकारी। ठीक है, उसे बना दिया जाता है। तो ये हो गया, ये इसकी नियुक्ति कहां पे की जाती है? इसकी नियुक्ति की जाती है आपका धारा 5 में। नियुक्ति नहीं, एक तरीके से इसे हम ये कह दें कि ये पहले से ही पदस्थ होते हैं, पहले से अपॉइंटेड होते हैं, अतिरिक्त भार दिया जाता है इनको सूचना का आयोग का। तो ये याद रखिएगा, ये 2C में बताया गया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपका 2D में। 2D में 2D में बताया गया है आयुक्त के बारे में कि कौन आयुक्त? मुख्य सूचना आयुक्त। अब ये आयुक्त क्या होते हैं? आयुक्त जो है, आयुक्त, आयुक्त के बारे में बताया गया किसमें? ये आयुक्त के बारे में बताया, परिभाषित किया गया है सेक्शन 2D में। 2D में बताया गया है, और इसकी कौन सी परिभाषा, इसको क्वेश्चन में बताया गया है, इसको धारा 12(3) में बताया गया है कि केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सूचना आयुक्त की नियुक्ति करेगी। केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है वो धारा 12 के अंतर्गत किसकी नियुक्ति करेगी? केंद्र सूचना आयुक्त की नियुक्ति करेगी। इससे प्रश्न बनेगा। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं आपको पढ़ा तो पूरा रहा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण चीजें मैं बता दूं कौन कौन सी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें से पूछा जाएगा तो ये आपको बनेगा ये वाला, क्या? केंद्र सूचना आयोग, केंद्र लोक सूचना अधिकारी और आयुक्त, इनकी परिभाषा कहां ली गई है? इससे तो प्रश्न आने का चांसेस ज्यादा है, जिसमें बोला गया है कि केंद्र सूचना आयोग, आयोग की परिभाषा कहां पे दी गई है, यह पूछा जा सकता है।
और दूसरा उसको स्थापित कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, और किस धारा के अंतर्गत करती है, 12 के अंतर्गत करती है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देविका जी या फिर निषाद जी, शंकर जी, क्लियर हो रहा है? ये हो गया। फिर मैंने बता दिया सक्षम प्राधिकारी किसमें है, वो तो बता दिया आपका। फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन 2F, इसमें बताया गया है सूचना। अब सूचना किसी भी प्रकार में हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है सूचना, मतलब हो सकता है दस्तावेजी हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है देविका, यस यस, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको याद भी करते चलिए, एकदम बिल्कुल सिंपल पॉइंटर है, एक एक लाइन का पॉइंटर आपको बनाना है, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पे ताकि आप लोगों को स्पष्ट हो जाए और दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये एक ही प्रश्न है, सिंगल लाइनर है। कुछ कुछ धाराएं जो बार बार बोल रहा हूं वो क्वेश्चन प्रश्न पूछा जा सकेगा आपसे। तो ये देखिए वन लाइनर है, वन लाइनर के तौर पे याद रखिएगा जब भी नोट्स बनाइएगा अपना, बिल्कुल उसी चीज को ध्यान में रखते चलिए। ठीक है, इसलिए मैं सब वन लाइनर के तौर पे बता रहा हूं आपको जितना जरूरी है। सूचना की परिभाषा 2F में दी गई है। सूचना का मतलब क्या होता है? सूचना का मतलब चाहे किसी भी मटेरियल फॉर्म में, यानी किसी भी प्रकार से सूचना जिस हो, सूचना यानी कोई भी जानकारी हो, चाहे वो फ्लॉपी के फॉर्म में हो, डिस्क के फॉर्म में हो, आपका पेपर के फॉर्म में हो, किसी भी तरीके की सूचना, ये समझ लीजिए। ठीक है, ये सूचना भी समझ में आ गया आपको। ठीक, फिर मैंने बताया था आपका लोक प्राधिकारी क्लियर ही हो गया था। फिर एक आता है आपका 2I, जिसे कहते हैं क्या बोलते हैं जिसको, आपका अभिलेख। अभिलेख यानी इसको कहते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है भाई? बहुत सारी सूचनाओं का अभिलेख बनता है। सब सूचनाएं एकत्रित हो जाती हैं तो उनका क्या बनता है? रिकॉर्ड बनता है। रिकॉर्ड क्या हो सकता है? आप किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड हो सकता है। रिकॉर्ड क्या हो सकता है? फ्लॉपी में भी रिकॉर्ड हो सकता है, डिस्क में भी रिकॉर्ड हो सकता है, ड्राइव में रिकॉर्ड हो सकता है। तो रिकॉर्ड मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना जब एकत्रित हो जाती है तो क्या बन जाता है? वो रिकॉर्ड बन जाता है। ये समझ लीजिए, ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ये भी चाहे वो किसी भी प्रकार में हो। सूचना का अधिकार मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। इस चीज को याद रख लीजिएगा कि सेक्शन 2H में परिभाषित किया गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है परिभाषा खंड का, धारा 2 का, और इसको सेक्शन के द्वारा याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, सॉरी ये जे है, सेक्शन 2J। सेक्शन 2J में बताया गया है क्या? RTI को परिभाषित किया गया है, सूचना का अधिकार को परिभाषित किया गया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। सूचना के अधिकार को परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसमें केवल 3 चीजें लिखनी है, 3 चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहली चीज क्या? सूचना के अधिकार का अर्थ क्या है? पहली चीज क्या है? सूचना का अधिकार का मतलब वो होता है वो अधिकार, वो सूचना जो किसके नियंत्रण में है? जो किसके नियंत्रण में है? पहली बात है ये सूचना है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी प्रकार से हो, और किसके नियंत्रण में है? लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है। लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है। और कौन मांग रहा है इसको? तो भारत का नागरिक मांग रहा है। ठीक है, ये 3 चीजें याद रखना। सूचना है, लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है, और नागरिक उसे प्राप्त करना चाह रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? आपका सूचना का अधिकार कहते हैं। सूचना का अधिकार केवल और केवल नागरिक को ही प्राप्त है, जो कि धारा 3 में बताया गया है। इसी से प्रश्न आएगा, इतना प्रश्न आएगा कि सूचना का अधिकार का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, पहला क्वेश्चन आएगा। दूसरा आएगा सूचना के अधिकार में सम्मिलित है, ये मैंने बता दिया। सम्मिलित का मतलब क्या होता है? वो बात कर रहा है किसी भी रूप में हो सकती है सूचना, किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो दस्तावेज हो यानी डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो फ्लॉपी हो, चाहे कुछ हो। ठीक है, यानी
सर्टिफाइड कॉपी भी सूचना हो सकती है, जेरोक्स भी सूचना हो सकती है, ये सब चीज। लेकिन ये सब की सब चीजें, ये सारे के सारे जितने भी रूप है सूचना के, वो किसके नियंत्रण में होने चाहिए? लोक प्राधिकारी के। ठीक है। और इसे जानने का अधिकार होगा आपको। किससे जानने का अधिकार होगा? नागरिक को। और वो मिला है धारा 3 में। तो ये भी मेरे ख्याल से स्पष्ट है। इतना आपको स्पष्ट हुआ? इतनी परिभाषाएं स्पष्ट हुई आप लोगों को? क्लियर है? तो बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं, और परिभाषा आपका कौन सा है? राज्य सूचना आयोग कहां परिभाषित किया? 3 जगह पे। सेक्शन 2K में बताया गया है राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग को बताया गया है 2K में, बिल्कुल याद रखिएगा। 2K में इसका मतलब क्या होता है? ये है धारा 15 में। 15 में बताया गया है राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग वो आयोग होगा जिसकी स्थापना राज्य सरकार धारा 15 के अंतर्गत करेगी। हर राज्य की, हमारे यहां भी है। ठीक है। फिर धारा आपका 2L और M, इसमें बताया, L में बताया गया है राज्य। राज्य राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। सूचना के आयुक्त के बारे में आपने पढ़ा पहले, और सूचना के आयुक्त की परिभाषा दी गई है किसमें? मैंने पहले बताया सूचना आयोग की परिभाषा किसमें दी गई है? 2D में दी गई है। और राज्य के सूचना आयुक्त की, आयोग की परिभाषा, आयोग बोल रहा हूं मैं अभी अभी आयोग, ये तो बता दिया आपका आयोग है ये। फिर आयुक्त की परिभाषा दी गई है 2L में, जिसको बताया गया राज्य सूचना आयुक्त। राज्य सूचना आयुक्त। ठीक है। क्लियर है ये? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आप और समझ लीजिए, वो क्या है? उसकी परिभाषा, किसकी परिभाषा बोल रहा है वो? तीसरा पक्षकार। तीसरा पक्षकार किसमें परिभाषित किया गया है? तीसरा पक्षकार। तीसरा पक्षकार परिभाषित किया गया है आपका सेक्शन 2N में। और तीसरा पक्षकार कौन होता है? मान लीजिए ए जो है वो क्या चाह रहा है? एक लोक प्राधिकारी से क्या चाहता है? सूचना चाहता है। ठीक है। तो जो तीसरा, और वो सूचना जो है वो थर्ड पार्टी के बारे में है, थर्ड पार्टी यानी एक्स के बारे में है। तो ये जो तीसरा पक्षकार है, जिसके बारे में ए सूचना प्राप्त करना चाह रहा है, उसे कहते हैं थर्ड पार्टी। उसे कहते हैं थर्ड पार्टी। क्या कहते हैं? पहली पार्टी ये जो चाहता है, जिससे प्राप्त करना चाहता है वो दूसरी पार्टी, जिसके बारे में चाह रहा है वो है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन यानी तीसरा पक्ष का। एकदम स्पष्ट हो गया होगा मेरे ख्याल से। धारा 2N में है, तो ये भी क्लियर है आप लोग को? क्लियर है? अगर इतना स्पष्ट हो गया हो या कोई प्रश्न हो तो मुझे पूछ पूछ सकते हैं अभी, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बताएं आप लोग अगर इतना स्पष्ट हो गया है तो, वरना मैं आऊं और पूरा खत्म कर दूं, ऐसा भी करूं। आप लोगों को स्पष्ट समझ में आ रहा है? जी। जी। मैं प्रश्न पूछ दूंगा आप लोगों से, अब पूछूंगा ही, क्योंकि मैं आपको एक एक सेक्शन याद करवा रहा हूं, लगभग एक एक पॉइंटर में याद करवा रहा हूं, एक एक चीज। और वो चीज आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये प्रश्न जो है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो आप लोगों को सामने स्पष्ट हो जाए।
जी 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 जी, ठीक है चलो। अब मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए, क्या लोक प्राधिकारी समझने से पहले हम देखेंगे सूचना का वयन कैसे होता है, वो हम तब पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा, अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा। अब देखिए, जो अभी सरल चीजों से याद करते हैं कि केंद्र सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को अगर आपको पढ़ना है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक चार्ट बना लीजिए और ये समझ लीजिए कि जिससे प्रश्न ज्यादा आएगा वो इंपॉर्टेंट है। कैसे आपको पढ़ना है ये समझ लीजिए कि केंद्र सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, कुछ नहीं है, एक एक पॉइंटर में आपको याद करना है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है, ये कहां कौन सी धारा से कहां तक बताए गए हैं ये बताना है आपको, बस इसको 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 आपको याद करना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्र सूचना आयोग की स्थापना स्थापना कौन करेगा, तो कौन करेगा भाई, केंद्र सरकार। पहला कहां पे करेगा, आपका किस धारा के अंतर्गत करेगा, 12(1), 12 की उपधारा 1 के तहत केंद्र सरकार क्या करेगी, किसकी स्थापना करेगी, केंद्र सरकार स्थापना करेगी केंद्र सूचना आयोग, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अभी इंपॉर्टेंट और भी है, 6-7 धारा 6-7-8 यानी सूचना का वयन के बारे में बताऊंगा, वो एकदम चार्ट से बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं सूचना आयोग की, तो पहला एकदम क्लियर हुआ, केंद्र सूचना आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी, किसके द्वारा की जाएगी, ये की जाएगी केंद्र सरकार। अब बात करते हैं दूसरी स्थापना कौन करेगा, राज्य राज्य सरकार, ऑब्वियस सी बात है, राज्य सरकार, ठीक है। ये कहां करेगी, धारा 15(1) में करेगी, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आप देखेंगे कि इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो दूसरा पॉइंट आप डाल दीजिए, सदस्य, सदस्य कितने होते हैं, तो सबसे पहले बात समझिए, इसमें एक केंद्र सूचना आयुक्त आयुक्त होंगे, एक एक यानी जो मुखिया होगा जिसे कहते हैं प्रमुख, चीफ, मुख्य, केंद्र मुख्य, केंद्र मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे कि केंद्र में, प्लस कम से कम 12 सूचना आयुक्त होंगे, सॉरी 12 बोलता हूं 10, कम से कम 10 से कम, देखिए मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, कम से कम नहीं बोल रहा हूं, नॉट लेस देन, हाँ नॉट लेस देन, कम से कम 10 सूचना आयुक्त होंगे, आयुक्त, जिनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति करे की जाएगी किसके द्वारा, इनकी नियुक्ति की जाएगी, नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट, किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तीन क्वेश्चन आप लोग के बन गए। पहला क्वेश्चन ये हुआ कि इसकी स्थापना कौन कर रहा है,
इसकी स्थापना कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रहा है, केंद्र सूचना आयोग की। दूसरा, इसमें किसमें स्थापना हो रही है? धारा 1 के 12(1) के अंतर्गत हो रही है। सदस्य कितने हैं? तो इसका एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और कम से कम इसमें 10 सूचना आयुक्त होंगे। एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और कम से कम 10 सूचना आयुक्त होंगे। प्लस इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसके कहने पे करेगा? तो एक समिति बन जाएगी, समिति, एक समिति बनाई जाएगी समिति के कहने पे, यानी समिति के रिकमेंडेशन के अनुमोदन पे। और उस समिति में कौन कौन सदस्य होंगे? तो उस समिति के चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे अध्यक्ष होंगे प्राइम मिनिस्टर साहब। उसके बाद दूसरा होगा अपोजिशन का लीडर, अपोजिशन का लीडर, अपोजिशन का लीडर, ठीक है। और तीसरा कौन होगा जी? तीसरा होगा होम मिनिस्टर, यानी यूनियन का कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर। मैंने होम मिनिस्टर बोल दिया क्योंकि आज की डेट में होम मिनिस्टर ही है। तो यूनियन कैबिनेट का, यूनियन कैबिनेट, संघ के कैबिनेट का कोई भी मिनिस्टर, कैबिनेट दर्जे का कोई भी मिनिस्टर, ये 3 सदस्य क्या करेंगे? किसी एक व्यक्ति का नाम देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति को मोहर लगा के कि इसकी नियुक्ति की जाए। किसके तौर पे? मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के तौर पे। इतना क्लियर हुआ? हाँ या ना? ठीक है, इतना क्लियर है? ये सब का सब कहां पे हो रहा है? धारा 12 में, धारा 12, धारा 12 में हो रहा है। आपको ये प्रश्न क्या क्या पूछा जाएगा? निम्न में से केंद्र सूचना आयोग की स्थापना कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। किस धारा के अंतर्गत करेगी? 12(1) के अंतर्गत करेगी। इसमें कितने सदस्य होंगे? मुख्य सूचना आयुक्त के साथ 10 और सदस्य हो सकेंगे। ठीक है, 10 और सदस्य हो सकेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसके अनुमोदन से करेगा? एक समिति के अनुमोदन से करेगा, जिसमें जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? हमारे प्रधानमंत्री, और अपोजिशन के लीडर रहेंगे उसमें, और एक कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक का कोई मिनिस्टर यानी मंत्री रहेगा, जो नाम रेकमेंड करेगा किसको? राष्ट्रपति को, कि फलाने व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त करना चाहिए, इनकी रिकमेंडेशन से। ये पूरा का पूरा जो बताया गया है, ये धारा 12 में बताई गई है बात। इतना क्लियर है? फाइन 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 फाइन, ठीक है। अब सेम चीज क्या करनी है? गवर्नर के लिए करनी, कुछ नहीं करना है, केवल वही चीज उठा के रख देनी है। केवल यहाँ धारा 12 की बात हो रही थी, वहां धारा 15 की बात हो रही है। इसमें भी बताया स्थापना कौन करेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार करेगी। फिर इसकी बात करें, सदस्य कितने होंगे? सदस्य भी इतने होंगे। सदस्य कितने होंगे? बिल्कुल वैसे ही सदस्य होंगे। कौन होगा सदस्य में भाई? सदस्य में होगा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तो होगा यहाँ पे होगा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होगा। ठीक है, एक होगा ये, प्लस कितने होंगे? 10 सूचना आयुक्त होंगे। ठीक है, 10, कम से कम 10 सूचना आयुक्त होंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। फिर इसके बाद नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? यहां पे कौन कर रहा था? राष्ट्रपति कर रहा था। यहां पे कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, राज्यपाल करेगा। किसके अनुमोदन से करेगा? तो इसकी किसके अनुमोदन से करेगा? तो उसमें भी फिर समिति बनाई जाएगी, समिति बनाई जाएगी। और समिति जो है वो कौन कौन किससे मिलके बनेगी? यहाँ पे पीएम थे तो यहाँ पे हो जाएंगे सीएम। ठीक है, यहाँ पे कौन हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे।
कहां, और फिर यहां पे हो जाएंगे ऑपोजिशन के लीडर। लीडर कहां के? विधान सभा के, विधानसभा के यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के। फिर आपका कोई एक कैबिनेट, यानी कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर राज्य का। सेम चीज, इसलिए मैंने पहले केंद्र सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के बारे में बताया। कौन सी धारा में बताया गया इसकी नियुक्ति? एक की बताई गई है धारा 12 में, एक की बताई गई है धारा 15 में। एकदम स्पष्ट है ये, उसका 1 2 3 करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वैसे प्रश्न आएंगे नहीं आप लोगों को। आप लोगों को एकदम स्पष्ट रूप से आएगा कि नियुक्ति कौन कर रहा है, ठीक है, अनुमोदन कौन कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। नियुक्ति कौन कर रहा है, सदस्य कितने होंगे, ठीक है, और कौन सी धारा में हो रहा है, बस इतना काफी है। स्पष्ट हुआ? अगर ये स्पष्ट हुआ तो आप लोगों को कल वन लाइनर में और बता दूंगा, जिसमें हम क्या करेंगे, केंद्र सूचना आयोग और उनके कार्य, उनके शक्तियां, ये हम स्पष्ट कर लेंगे, धाराओं के साथ याद कर लेंगे, तो आप लोगों के लिए स्पष्ट हो जाएगा। प्लस उसके बाद हम जो करेंगे, सूचना का वयन कैसे किया जाएगा, सूचना प्राप्त कितने दिनों में की जाएगी, किसको कितनी बार करेंगे। तो जैसे मान लो सहायक सूचना अधिकारी को, केंद्र सूचना अधिकारी को अगर हमने आवेदन दिया है, तो वो कितने दिन में हमको सूचना प्रदान करेगा, इससे प्रश्न आएगा। कौन सी धारा में ऐसा बताया गया है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अपील की। फिर उसके बाद कराएंगे कौन सी ऐसी सूचनाएं हैं जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। धारा 8 धारा 9 में कुछ ऐसी सूचनाएं हैं, उसके आधार हैं, उन आधारों को याद कर लेंगे तो मुश्किल से 2 दिन की क्लास में आपका ये सूचना का अधिकार अधिनियम समाप्त हो जाएगा, कल और परसों क्लास में। उसके बाद आपकी जो है दूसरा अधिनियम हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे पूछें प्लीज, इज इट ओके? तो आज की क्लास समाप्त करें। याद हो जाना चाहिए आपको वन लाइनर में कि इसमें ये बताया गया है, इसमें ये बताया गया है। कल मैं फिर से रिवाइज करके फिर से आगे का पढ़ाऊंगा और आपको ऐसे ही लिखवा दूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। क्लियर है जी? यस सर, यस सर, ओके देन, थैंक यू। कल मिलते हैं हम, ठीक है।